वेलकम बच्चों। आज हमारा चैप्टर है जो हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस यूनिट के दो चैप्टर हम कर चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर है हमारा जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमें देखना है ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अभी इसके बारे में हम समझेंगे। पहले सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझो कि बेटा इसका मतलब है नौकरी से जुड़े हुए विषय इसके अंदर। ठीक है, आपको पता होता है एक टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयड, यानी कि एक एम्प्लॉयड होता है और एक क्या होता है, अनएम्प्लॉयड। यानी जिस पर्सन जो नौकरी कर रहा होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड है भाई वो कहीं, और जो नौकरी नहीं कर रहा होता है वो क्या वो कहलाता है, अनएम्प्लॉयड कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम थोड़ा सा वर्कर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अभी क्या हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, नौकरी किनके पास है उसको कैसे निकालते हैं, जिनके पास जो अनएम्प्लॉयड है उनका रेट कैसे निकलता है, ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है बेटा। ठीक है, तो चलो पहले इसका ना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या इसके अंदर है, कैसे कैसे क्या है, टर्म से ना थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं। सही है, चलिए देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्कर। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्कर। वर्कर कौन होता है बेटा, ये एक इंडिविजुअल होता है हु इज इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। यानी वर्कर कौन होता है, जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जुड़ा होता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है बेटा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है या तो वो किसी सर्विस के प्रोडक्शन में लगा हुआ है या किसी गुड्स के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, तो वो वर्कर कहलाएगा। ठीक है, और किस लिए लगा हुआ है, टू अर्न अ लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगा हुआ है बेटा, वो वर्कर होता है। ठीक है, अब आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पहले से ही पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो भी काम करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। सपोज करो आपने क्या किया, किसी की हेल्प कर दी, उसके घर में जाकर उसके बर्तन धुलवा दिए साथ में, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बेटा, पैसा कमाने के लिए आपने नहीं करी है। ठीक है, यानी जो एक्टिविटी पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। देखो लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म बाय पीपल टू अर्न लिविंग, ये लिखा हुआ ना, लिविंग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने बताई दिया प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है बेटा, प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है जिसके अंदर किसी गुड्स या सर्विस का क्या करते हैं, जनरेशन यानी कि प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो लिखा है वो सारी एक्टिविटी जिससे किसी गुड्स का या सर्विस का जनरेशन होता है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब आगे आ गया लेबर फोर्स। इसको समझो बेटा, लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बेटा काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यानी कि वो काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन या तो वो काम कर रहे हैं या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी है, वो तैयार है काम करने के लिए। राइट, यानी ये सम होता है उन दोनों लोगों का। एक वो मतलब सारे लोग हैं। देखो पहले ऐसा समझो कि कुछ लोग, मान लो 100 लोग हैं और वो 100 के 100 लोग काम करना चाहते हैं, जिसके पास 60 लोग, जो उसमें से 60 लोग हैं उनके पास तो काम है, और जो बाकी 40 लोग हैं उनके पास काम नहीं है। तो ये 100 के 100 लोग क्या कहलाएंगे, लेबर फोर्स कहलाएंगे, क्योंकि दे आर रेडी टू डू द वर्क। ठीक है, 60 को मिल गया काम, 40 को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जब लेबर फोर्स की बात करेंगे तो टोटल यानी कितने लेबर वहां तैयार है काम करने के लिए, चाहे वो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, वो मिला के लेबर फोर्स बनता है। तो देखो लिखा है ये क्या होता है, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग बट एबल टू वर्क। यानी कि इसमें कौन कौन से लोग आ गए बेटा लेबर फोर्स में, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो तो इसके अंदर शामिल होंगे होंगे, और ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास नौकरी नहीं है, तो इन दोनों का सम क्या कहलाता है बेटा, लेबर फोर्स कहलाता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पर्सन वर्किंग एंड पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी ऐसे लोग जो जॉब चाह रहे हैं, जॉब के लिए अवेलेबल है लेकिन अभी उनको काम नहीं मिला है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक पार्ट होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का क्या मतलब होता है, वही जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वर्क फोर्स का मतलब है ऐसे लोग जिनके पास नौकरी है और वो काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो वर्क फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज द वर्क फोर्स। सही है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसके अंदर वो सारे लोग आते हैं जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और एज ग्रुप क्या है, 15 से 60। आपको पता ही है 14 साल तक तो काम करने की वैसी अनुमति नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा, यानी 15 से लेकर 60 साल के लोगों को इसके अंदर गिना जाता है। ठीक है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट मान ली जाती है। आगे आता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होता है बेटा, लेबर सप्लाई का मतलब ऐसे समझो कि सपोज करो आपने बोला कि मुझे एक दिहाड़ी मजदूर चाहिए। ठीक है, और आपने अपना एक प्राइस बोल दिया भाई 500 रुपए में चाहिए, कौन कौन तैयार है। सपोज करो वहां 10 मजदूर खड़े थे, लेकिन वहां पे केवल दो आगे बढ़कर आए कि 500 रुपए में हम काम करेंगे, तो ये दो लोग यानी एक पर्टिकुलर रेट पर कितने लोग काम करने के लिए तैयार है उसे क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई। ठीक है, यानी 500 रुपए में दो, सपोज करो आपने पैसे बढ़ा दिए भाई 800 रुपए में ये काम कौन कौन करेगा, तो वो जो पहले दो आए थे वहां से 6 निकल कर आ गए कि भाई हम आठ, ये 6 लोग काम करने के लिए तैयार है उस 800 रुपए में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेट में जो प्रिवेलिंग रेट होता है उसमें कितने लोग काम करने के लिए तैयार है, वो लेबर सप्लाई कहलाता है। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक पर्टिकुलर वेज रेट में कितने लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, दैट इज लेबर सप्लाई। राइट, चलिए अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला है हमारा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये कैसे निकालते हैं बेटा, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका मतलब होता है ये रेशियो होता है बिटवीन वर्क फोर्स और टोटल पॉपुलेशन। ठीक है बेटा,
किस किस के बीच में होता है? वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन। वर्कफोर्स मैंने बताया था ना बेटा अभी, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्कफोर्स को आप ऊपर लिखो, वर्कफोर्स अपॉन में लिखो टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो आपको रेट निकल कर आ जाएगा किसका? ये आ जाएगा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, कि हमारे देश में वर्कफोर्स का कितना पार्टिसिपेशन रेट है। राइट, चलिए, ये हमारा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा हमने ब्रीफ कर लिया। अब देखो जरा बेटा यहाँ पर, अब अगला टॉपिक क्या आता है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वर्कर। क्या टॉपिक है बेटा? टाइप ऑफ वर्कर्स। वर्कर के टाइप क्या होते हैं? पहला होता है बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा होता है हायर्ड वर्कर। यानी कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और एक हायर्ड होता है। ठीक है, हायर्ड के फिर फर्दर दो पार्ट होते हैं बेटा, कैजुअल और रेगुलर वर्कर। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड समझो। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है बेटा? जो अपने ही किसी ओन बिजनेस में काम कर रहा होता है, यानी कि उसका खुद का बिजनेस होता है, वो खुद का यूनिट होता है अपना, जिसको वो चला रहा होता है। ठीक है, वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। राइट। दूसरा क्या होता है? हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर कौन होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट, ठीक है, और एक टेम्परेरी। जो परमानेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्कर, ये सैलरी मिलती है इन्हें महीने में। ठीक है, और जो कैजुअल होते हैं बेटा, वो टेम्परेरी होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल सुनो। कैजुअल वर्कर कौन होंगे बेटा? जैसे सपोज करो कि आपके घर में आपको व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है, तो आपने कोई परमानेंट थोड़ी पर्सन रख रखा होगा इसके लिए। आप तो जब टाइम आएगा उसमें आपने बुलाया उनको, और उन्होंने आपकी सफेदी व्हाइट वॉश कर दिया, पैसे लिए और चले गए। ठीक है, यानी कि ऐसी कंपनियां भी करती हैं कि कुछ लोगों को क्या रखती है, वो टेम्परेरी रखते हैं। सपोज करो जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम होता है ना, पंखा फ्रिज एसी ये सब लगना है, तो उसके लिए कुछ कंपनियां तो क्या करती है, परमानेंट स्टाफ रख लेती है, इलेक्ट्रिशियन रख लेती हैं, वो तो परमानेंट में चला गया, उसे रेगुलर वर्कर बोलेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है भाई, जब जरूरत होगी तब बुलाएंगी। ठीक है, यानी उनको कंटिन्यू पेमेंट नहीं जाती, जब उनसे काम लिया जाता है तब उनको पेमेंट की जाती है। ऐसे वर्कर को क्या बोलते हैं बेटा? कैजुअल वर्कर बोलते हैं। और रेगुलर वाला कौन होता है? जिसको परमानेंट सैलरी मिलती है, चाहे काम कराओ या मत कराओ। ठीक है, ये जो कैजुअल वर्कर होता है बेटा, इसे सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, यानी पेंशन वगैरह या रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट, ये सब इसको नहीं मिलता, लेकिन रेगुलर वाले को ये सब मिलता है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई इसमें अलग नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अगला टॉपिक हमारा देख लो बेटा। हाँ, इसके अंदर हम देखते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है, जॉबलेस ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जानकारी दी है, देखो ऊपर क्या लिखा है, 3/5 ऑफ द इंडिया वर्कफोर्स डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। हमारे देश में जो 3/4 वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज है मेजर, वो क्या है? वो इसी से जुड़ी हुई है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका इसी से मिलता है, एग्रीकल्चर से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। अब देखो बेटा, टॉपिक ये क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। जो काम का वो बता रहा हूँ ये रिवीजन है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनो, यही पेपर में आएगा, इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। बस ध्यान से सुनते जाओ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है, सपोज करो आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, एग्जांपल से समझो कि मान लो भारत की जीडीपी ना पहले 10 लाख करोड़ थी, अब ना 15 लाख करोड़ हो गई, यानी 50% का उस पर एक जंप लग गया। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा कि यार लोगों को नौकरी कितनी मिली, जब 50% हमारी जीडीपी बढ़ी है तो नौकरी तो लोगों को लगी होगी। लेकिन पता लगा यार लोग, बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है, उनकी नौकरी नहीं लगी। ऐसा होने से तो रीजन को ढूंढा गया कि कारण क्या है, तो पता लगा कारण में क्या है यार, कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन ना उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो वर्कर का उसमें पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है। यानी कि जहां पर पहले 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, नई मशीन आने की वजह से वहां पे केवल 10 लोगों की जरूरत पड़ रही है, 90 लोग उसने क्या कर दिए, बेरोजगार कर दिए, यानी अनएम्प्लॉयड कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी मार्केट में जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन उससे जो जॉब जनरेट नहीं हो रही, ऐसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? जो मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो गई है कि एक सिंगल पर्सन 10 लोगों का काम अकेले कर रहा है। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एट द सिचुएशन वेयर, इट इज डिफाइंड as the situation where जीडीपी ग्रोथ फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जीडीपी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी तुलना में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। राइट। अब देखो ये दो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन क्या होता है? कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है जब कैजुअल वर्कर का जो ग्रोथ है, यानी जो रोल है, वो ज्यादा बढ़ जाए। किससे बेटा? अभी हमने पढ़ा ना, कैजुअल वर्कर होता है और दूसरा कौन सा वर्कर होता है, वही जो फॉर्मल वाले सेक्टर में था। ठीक है, एक कैजुअल वर्कर होता है हमारा और एक रेगुलर वर्कर होता है। जो कैजुअल वर्कर होता है, अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है रादर देन रेगुलर वर्कर के, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। क्या ये अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा। वर्कर का इसमें भला नहीं होता है। ठीक है, वर्कर की जॉब परमानेंट होनी चाहिए, जिससे उसका फिक्स अर्निंग बनी रहती है और वो अपना ग्रोथ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन अगर कैजुअलाइजेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा है, कैजुअलाइजेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर in total workforce
टेंड्स टू राइज ओवर द टाइम, यानी कि जहां कैजुअल वर्कर बढ़ने लगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे आप देख रहे हैं ना आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें लिए जाए, चलो कॉन्ट्रैक्ट पे भी ऐसा कर लो, आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेते हैं, अदरवाइज उनको काम से हटा दिया जाता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं भाई, कैजुअल वर्कर से लोग ज्यादा काम ले रहे हैं रादर उनको रेगुलर रखने के। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है बेटा, ऐसी सिचुएशन कहलाती है कैजुअलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा हमारा फॉर्मल सेक्टर। दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, फॉर्मल सेक्टर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, यानी जहां पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलते हैं, जहां पे सोशल वेलफेयर जो सोशल बेनिफिट होते हैं वो एम्प्लॉय को मिलते हैं। सोशल बेनिफिट क्या है, जैसे पेंशन मिल रही है उनको, ठीक है, छुट्टी के लिए लीव भी मिलती है उनको, सही बात समझ में आ रही है, उनकी सैलरी टाइम पर आती है, वो सब फॉर्मल सेक्टर होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है बेटा, इन जैसे रेडी पटरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड के पास जाकर जो लोग दुकानों पे काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को क्या बोला जाता है, ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। तो मैं पढ़ लेता हूँ, इट इंक्लूड ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर कॉल्ड द फॉर्मल। ये सारे किसमें कहलाएंगे, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोई या फिर ऐसा प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है जहां 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल वर्कर। ठीक है बेटा, वो फॉर्मल सेक्टर। अब आगे आ जाओ, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यहाँ पे रूल रेगुलराइज नहीं होता, रूल रेगुलेशन नहीं गवर्नमेंट के लगते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे 10 से कम वर्कर काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी दुकान पे या रेडी पटरी लगाने वाले लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड द इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर कर लो इन्हें बेटा दोनों जगह, यहाँ भी कर लो इनफॉर्मल सेक्टर्स, यहाँ भी कर लो इनफॉर्मल सेक्टर्स, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब एक वर्ड होता है हमारा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर। इनफॉर्मल मतलब इसी से बना है इनफॉर्मलाइजेशन, इसके अंदर भी वही है कि जब इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा बढ़ने लगता है, किससे बेटा, फॉर्मल से। वैसे तो फॉर्मल अच्छा होता है, यानी कि ज्यादा वेलफेयर एक एम्प्लॉय का कहाँ है, जब वो व्हेन द पर्सन इज वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर, जब वो फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा तब उसका भला है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉय का अपना बेनिफिट तो नहीं है। ठीक है, उसको ना ही किसी प्रकार का सोशल वेलफेयर वेलफेयर वाली फैसिलिटीज मिलती है, और ना ही उसको टाइम पे सैलरी मिलती है, छुट्टी कर लेता है तो उसकी तनख्वाह कट जाती है। ठीक है, तो ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर का क्या मतलब होता है, जब इनफॉर्मल सेक्टर में काम ज्यादा होने लगे, वो सेक्टर तेजी से बढ़ने लगे एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो कम हो रही है, किसकी तुलना में, इनफॉर्मल सेक्टर की तुलना में। यानी इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, टेंड्स टू राइज, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, वहां पे वर्कफोर्स बढ़ रही है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है, वर्कफोर्स कम हो रही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया बेटा। ये टॉपिक के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां इंसान काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उस जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन काम ही नहीं। सपोज करो दिवाली का टाइम है, दिवाली पे जो व्हाइट वॉश का प्राइस है वो सपोज करो एक दिन की दिहाड़ी 1,000 रुपए है। ठीक है, अब वहां पर आपने देखा, आप गए अपने घर के लिए काम करवाने के लिए तो 100 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और 100 के 100 लोग तैयार है काम करने के लिए, आप तो किसी एक को लेकर आओगे ना, बाकी लोग क्या रह जाएंगे, बाकियों को अगर काम नहीं मिला तो वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे लोग काम करने के लिए तैयार है, उसी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं। यानी लोग तैयार है काम करने के लिए लेकिन नौकरी नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखो, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जितने भी एम्प्लॉयड पीपल हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल है सॉरी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जितने लोगों के पास काम नहीं है वो, और अपॉन में टोटल लेबर फोर्स। ध्यान रखना, लेबर फोर्स बताया था ना मैंने बेटा, लेबर फोर्स के अंदर दो बताया था, एक तो जो बंदे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, और एक बंदे नॉट वर्किंग, जो काम करने के लिए तैयार तो है लेकिन अभी काम कर नहीं रहे, उन्हें काम मिल नहीं रहा, इन्हीं को बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो इनको ऊपर रख दो, टोटल लेबर फोर्स को नीचे रख दो। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, सही है, हु आर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है ऊपर, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपन में टोटल लेबर फोर्स, तो क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। और ये परसेंटेज नहीं होता, टोटल पॉपुलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा, ये बात तुम्हें बताने के लिए लिखी है, नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, नीचे टोटल पॉपुलेशन मत लिखना, टोटल लेबर फोर्स लिखा जाता है नीचे। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, इसका ध्यान रखना। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार होते हैं, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल, फिर लिखा है सीजनल, अच्छा रूरल के अंदर आते हैं सीजनल और डिसगाइज्ड, फिर अदर टाइप में क्या आता है, ओपन, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और
साइक्लिकल, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है अर्बन, जिसके अंदर आता है इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार के इतने सारे अनएम्प्लॉयड मतलब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हमें वन बाय वन पढ़ना है। देखो बेटा फ्रिक्शनल क्या होता है, कहता है इट इज डिफाइंड एज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन द पीपल मूविंग और चेंजिंग द ऑक्यूपेशन। क्या कर रहे हैं बेटा, ये क्या करते हैं जब अपने ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं लोग, चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब समझो फ्रिक्शनल का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज करो कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया, एक नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी आप पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द जॉब सिचुएशन जिसे कहते हैं। एक नौकरी छोड़ दी, ठीक है, और दूसरी जॉब पकड़ने जा रहे हैं, तो उसके बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है बेटा, ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है अराइजिंग फ्रॉम द टेक्निकल चेंजेस सच एज ऑटोमेशन, फ्रॉम चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट ड्यू टू द वेरिएशन इन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट पीपल डिमांड। फॉर एग्जांपल डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर टाइपराइटर वुड लीड टू स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर इन द टाइपराइटर इंडस्ट्री। अब सब स्ट्रक्चरल मतलब किस लिए आता है बेटा, कोई चेंज आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए। सपोज करो कि बेटा पहले टाइपराइटर, जैसे एग्जांपल दिया हुआ था कि टाइपराइटर की एक इंडस्ट्री जहाँ टाइपराइटर बनते हैं, अब टाइपराइटर बंद हो गए क्योंकि लोग कंप्यूटर पे टाइपिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो टाइपराइटर इंडस्ट्री में जिन लोगों की नौकरी चली जाएगी, वो उस किस वजह से जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उनकी नौकरी चली गई, इसलिए वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, साइक्लिकल। नाम से पता लग रहा है चक्रीय, यानी कि वर्कर लूजिंग देयर जॉब ड्यू टू द बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट। नॉर्मल अप एंड डाउन, जैसे बिजनेस में नॉर्मल अप एंड डाउन आता है, जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर क्या आ गया बेटा, रिसेशन आ गया, लोगों की नौकरी चली गई। और ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है उनका। अगला क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, इट रेफर्स दैट अ सिचुएशन वेयर इन वर्कर इज विलिंग टू वर्क, लोग काम करने के लिए तैयार है और उनके पास एबिलिटी भी है काम करने की, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट, घूम रहे हैं खाली वो, उनके पास काम करने की एबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो खाली घूम रहे हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, ये आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ सीजन में तो काम रहता है और कुछ सीजन में खाली, जैसे किसान, ठीक है, 6 महीने वो काम रहता है, उसके बाद 6 महीने खाली। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर नंबर ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे मेरा एग्जांपल ये है कि देखो, सीजन आता है जब दिवाली का, तो दिवाली के सीजन में कुछ लोगों को काम मिल जाता है क्योंकि चारों तरफ खरीदारी हो रही होती है, ठीक है, सब लोगों को लेबर चाहिए होते हैं अपनी दुकानों पर, तो उस समय तो काम मिल जाता है। बट एज द सीजन ऑफ दिवाली पासिस, जैसे ही दिवाली का सीजन पास कर जाता है तो फिर वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और एग्रीकल्चर का भी इसका एक एग्जांपल है कि जब तक तो खेती का सीजन रहता है तब तक तो उनके पास नौकरी रहती है, मजदूरों को काम मिलता रहता है, जैसे ही खेती का सीजन जाता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं बेटा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि एक ऐसा प्लेस है जहां पर काम करने वालों की केवल 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो वहां पे केवल 2 लोग चाहिए थे, लेकिन 10 लोग वहां काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये छुपी हुई बेरोजगारी है। काम तो सब कर रहे हैं 10 के 10, लेकिन 8 फालतू में कर रहे हैं, तो वो जो 8 है ना वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहे क्योंकि वो 10 के 10 उस प्लेस पे काम कर रहे हैं। ये ज्यादातर पाया जाता है कहाँ, एग्रीकल्चर में। जैसे गांव वगैरह में आप देखते हो पूरी पूरी फैमिली ना अपनी खेती पे लगी होती है, खेत तो उनके पास बड़ा कम होता है, सही है, सपोज करो उनके पास 2 बीघे खेत है और घर में 15 मेंबर है, तो 15 के 15 मेंबर उस खेती के काम में लगे हुए होते हैं, ऐसा लगता है सबके पास जॉब है, लेकिन वो काम तो केवल 3 मेंबर से हो सकता है, तो 12 क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। और कौन से अनएम्प्लॉयड होते हैं, ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है वो, ठीक है। चलिए, अगला है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता लग रहा है जैसे कई लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसका कारण ये है बेटा कि आपने जो पढ़ाई पढ़ी या तो वो मैच नहीं कर रही, जो काम आप करने जा रहे हैं उससे उसका कोई मिलाप नहीं है, मैच नहीं है, या आपने कोई फॉल्टी एजुकेशन ले ली, ठीक है, यानी कि आपकी पढ़ाई मैच नहीं कर पाती जब जिस जगह आप काम करने जाते हैं। आपने पढ़ाई तो वही की, सपोज आपने एमबीए किया, लेकिन एमबीए ऐसे इंस्टीट्यूट से कर लिया जहाँ का कोई नाम ही नहीं है और आपने कोई नॉलेज वहां पे आपको गेन नहीं हो पाई, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको काम नहीं मिलता। आप बोलेंगे सर आपने ये ओपन वाला भी इसीलिए बताया, ये ओपन वाला भी यही होता है। देखो क्या लिखा है, ट्रेफर्स टू सिचुएशन वेयर वर्कर इज विलिंग टू वर्क, और उनके पास एबिलिटी है। ये तो बेटा अलग सिचुएशन हो गई कि एबिलिटी है, काम नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन ये वाली सिचुएशन क्या हो गई, तुम्हारी एजुकेशन ही गलत है, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी वो मैच ही नहीं कर रही। क्या लिखा है, अमंग द एजुकेटेड पीपल अपार्ट फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वाले को हटा दो, मैनी आर अंडर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच विद द जॉब, या फॉल्टी एजुकेशन ले ली उन्होंने, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना 2 और हैं जो एक्सप्लेन नहीं हुए थे, यहाँ पे लिखे नहीं है।
एक है हमारा कौन सा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई इंडस्ट्री के कारण जो इंडस्ट्री में अप एंड डाउन आते हैं उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है वो इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, जब इंडस्ट्री में काम बंद हो गया सपोज करो तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो सिचुएशन को कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, बहुत तगड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल देते हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी में आपके पास वो स्किल ही नहीं होता। बात समझ रहे हैं? आपके पास वो स्किल ही नहीं होता कि आप उस काम को जाके कर सके। सपोज करो पहले मैनुअल काम होता था, कंप्यूटर आ गया, अब आपको कंप्यूटर तो आता ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उसको नौकरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। या तो आपके पास समय है, भाई देखो ये जो सिचुएशन होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वाली, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। अगर आपके पास समय है, तो आप कोर्स करके कंप्यूटर सीख के फिर से जॉब पे लग जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आप 50 साल के हो चुके हो और ये चेंजेस आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है टेक्नोलॉजिकल। इससे पहले जो आपने ये पढ़ा था कि एक हमारा स्ट्रक्चरल वाला जो होता है, ये पढ़ा था ना ऊपर स्ट्रक्चरल वाला, कि वो चेंज हो गया स्ट्रक्चर, वो तो एक अलग चीज है कि भाई टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ गए टाइपराइटर में, तो लोगों की डिमांड, अब लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपके पास काम नहीं था स्ट्रक्चरल वाले में। यहाँ वाले पे क्या है बेटा, यहाँ वाले पे तो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई पूरी की पूरी। अब आप वर्कर तो हो वहां पर, लेकिन आपको वो चलाना नहीं आता कंप्यूटर, तो आपकी नौकरी वहां से चली जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए बेटा। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारा है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये समझो जरा। क्या है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या होता है बेटा, ये तो सबको पता है, फिर भी एक एक करके देख लो। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, स्लो रेट है। जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा ही नहीं, तो लोगों को नौकरी क्यों मिलेगी? दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सोने पे सुहागा हो गया। एक तो हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही है, ऊपर से हम यहाँ बड़े फास्ट हो रखे हैं, पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, और ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे नौकरी तो बढ़ नहीं रही, क्योंकि इकोनॉमी तो हमारी स्लो है। तो बेटा ये भी क्या रहेगा, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं है। ठीक है, अभी ओल्ड टेक्निक चल रही है, पुराने तरीके चल रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, ये भी बहुत एक बड़ा असर डालता है कि हम पढ़ते कुछ और है और हमें जरूरत किसी और चीज की होती है। हम पढ़ के जाते हैं यहाँ पर, अब कई बच्चे ये शिकायत करते हैं ना कि सर हमें साइन थीटा कॉस थीटा, या जो हम ये पढ़ रहे हैं इस समय करंट में, ये कहाँ काम आएगा हमारे? तो बेटा एजुकेशनल सिस्टम अगर मैच नहीं करेगा और रियलिटी में वो इंडस्ट्री में जब जाके आप काम करोगे और ये मैच नहीं करेगा, तो आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी स्लो है हमारे यहाँ। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री, बेटा पहले क्या होता था, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री होती थी, चटाई बुनना या फिर टोकरी बुनना, ये सब कामों में लोगों को नौकरी मिल जाती थी, अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये बनी नहीं रहे, मशीनों से बनी चीजें आ रही है, तो नौकरी चली जा रही है। फॉल्टी प्लानिंग, कई बार फॉल्टी प्लानिंग के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि हम ऐसे काम करेंगे, प्लानिंग गलत चली जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही नहीं। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, और एक तो चलो टोटल प्लानिंग एक अलग चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग भी गलत हो गई। ठीक है, जिन चीजों से नौकरी बढ़ाई जा सकती थी। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पैसे से पैसा बनाते रहना, आगे और बढ़ना पैसा, वो हमारे यहाँ लो है, जिसके कारण लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो क्या काम करती है बेटा, 10 आदमी का काम अकेले तो वो कर देती है, तो 9 आदमी क्या रह जाएंगे, बेरोजगार। तो ये कारण है आपके किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। दो कारण और यहाँ पे लिखे हुए हैं, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वो ज्यादा बिजनेस बढ़ नहीं पा रहे। और इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स तेजी से बढ़ रही है, जिनके लिए काम नहीं है। आगे देखो, इसके लिए क्या किया जा सकता है बेटा, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि हमारे लोग एम्प्लॉयड हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए। तो पहला क्या है भाई, वही जो कमी है उन्हें दूर करो, ग्रोथ को बढ़ाओ भाई। एक्सिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे कम करो। देखो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, वहां पे बहुत कंट्रोल हुआ। आज हम चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल गए, तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसी 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी आनी तो चाहिए। आगे लिखा है डेवलपिंग टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं उनको बेटा डेवलप करने का फायदा होता है, क्योंकि वहां नौकरी लोगों को मिल जाती है। एनकरेजमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी बिजनेस वगैरह फलते फूलते हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा। ठीक है बेटा, ये सब। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाने चाहिए, सरकार को स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए, वो आया था ना, नरेगा मनरेगा, ये सब जो प्रोग्राम होते हैं। आगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से बढ़ाना। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम लेकर आई थी, बस इसके नाम पढ़ लो ऐसे ही। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए, गरीबी को हटाने के लिए, ये लोगों को नौकरी देने के लिए। 5 ईयर प्लान में भी इसकी बातें की गई थी। जैसे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट पता है क्या ध्यान दे रही है बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रही है।
कि भाई बंदा अपना काम चालू करे। तुमने देखा होगा वो मुद्रा योजना लागू लागू की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें लोगों को लोन मिलता है, ठीक है। तो मुद्रा योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा मुद्रा बैंक, एक एजेंसी है ना मुद्रा बैंक। गवर्नमेंट है सेटअप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, छोटी एंटरप्राइज और सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनकी नीड पूरा करेगा। 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। क्योंकि जब हर लोग छोटे छोटे लोग बिजनेस चालू करेंगे बेटा, तो उस बिजनेस में वो अपने पास लोगों को नौकरी पे रखेंगे ना, तो इससे तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये मुद्रा वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। तो बस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इतना ही था, ठीक है। 3-4 नंबर का यहाँ से आता है, ज्यादा नहीं आता, राइट। चलिए हमारे चैप्टर खत्म हो गया, अब हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे जल्दी, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए, ठीक है। और बेटा, जिन लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है वो इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ये बोलता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं, फ्री में ये फैसिलिटी आप उठा रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करो। हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है इस चीज से, हम इंकरेज होते हैं और आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।